नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन चैनल माई अब गुरु में। जैसा कि मैं कल की भांति आज उपस्थित हूं आपके समक्ष यूपी पीईटी का मॉडल एग्ज़ाम नंबर 2 लेकर। कल आपने मॉडल एग्ज़ाम नंबर 1 देखा था और काफ़ी पसंद भी किया। ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बात और, आपका जो एग्ज़ाम मॉडल पेपर होगा वो आपका रोज़ शाम 8 बजे होगा और आप यहां से देख सकते हैं। अगर आप यूपी पीईटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर हमसे जुड़ना ना भूलें और डेली के डेली अपना एग्ज़ाम मॉडल पेपर करें। हम आपको 20 दिन में 20 मॉडल पेपर कराएंगे और जितने भी सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे यूपी पीईटी में वो इसी मॉडल पेपर से बनेंगे, जो कि 50 नंबर का मॉडल पेपर जीएस का आएगा। इस जीएस में ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में और पिछले जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम हुए हैं उनसे निकाल कर लाए गए हैं पीडीएफ में, और उनकी जो व्याख्या होगी वो आप ज़रूर नोट करते चलें। इसी के साथ आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है। इसमें से प्राचीनतम वेद बताना है आपको। तब तक वेदों के बारे में और जानकारी दे दूँ। वेदों की संख्या 4 है, 4 वेद हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, नंबर 1। नंबर दूसरा वेद है अथर्ववेद। नंबर तीसरा है सामवेद। नंबर चौथा है यजुर्वेद। ये वेदों की संख्या 4 है। इनमें से सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद पूछे तो आपको अथर्ववेद है। एक ऐसा वेद भी है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है, वो आपका यजुर्वेद है। ये गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, ऋग्वेद। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि बृहत सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका कुषाण काल, बी ऑप्शन है गुप्त काल, सी ऑप्शन है मौर्य काल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बृहत सांची का स्तूप जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मौर्य काल से, जो कि अशोक द्वारा मौर्य काल के सबसे प्रतापी शासक अशोक द्वारा बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। तो भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था, उसके लिए आपके पहला ऑप्शन है 1294, दूसरा ऑप्शन है 1213, तीसरा ऑप्शन है 1398, चौथा ऑप्शन है 1394। तो भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था, इसका आंसर सही है सी ऑप्शन। भारत पर तैमूर ने आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। अभी हाल ही में एक आईसीसी की रिपोर्ट आई थी, जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। इसका मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। इनकी एक रिपोर्ट आती है कि कौन सा खिलाड़ी किस फॉर्मेट में किस नंबर पर है। उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की भी लिस्ट आई। उसमें कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा रन बना चुकी है T20 क्रिकेट में, वो पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका रोहित शर्मा, बी ऑप्शन है विराट कोहली, सी ऑप्शन है मोहम्मद रिजवान, डी ऑप्शन है डेविड वार्नर। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी रैंकिंग में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। यहीं पे अगर दूसरे नंबर की बात करें तो सेकंड पोजीशन पर हैं मार्टिन गुप्टिल, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जो कि दूसरे नंबर पे हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रथम मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। ए ऑप्शन है आपका फारसी भाषा, बी ऑप्शन है अरबी, सी ऑप्शन है तुर्की, डी ऑप्शन है मुवैयान। तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। बाबर की जो ये आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, इसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया था अकबर ने। अकबर बाबर का नाती था। फारसी भाषा में अकबर ने इसका अनुवाद कराया था, और इसका जो अकबर ने अनुवाद कराया था तो फारसी अनुवाद का नाम रखा था इसका बाबरनामा। बाबरनामा जो कि अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अबुल फजल साहब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुर्की भाषा ने बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था अकबर ने, और नाम रखा था बाबरनामा, जो कि अबुल फजल द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो किस संधि पर हस्ताक्षर किसके साथ किए थे। ए ऑप्शन है आपका जय सिंह, बी ऑप्शन है शाइस्ता खान, सी ऑप्शन है जसवंत सिंह, डी ऑप्शन है अफजल खान। आंसर कीजिएगा आप लोग। मैं बताता हूँ आपको कि ये जो पुरंदर की संधि है वो 1665 ईस्वी में शिवाजी के साथ अकबर के सेनानायक थे, अकबर के सेनानायक जय सिंह थे। शिवाजी ने अकबर के सेनानायक जय सिंह के साथ ये पुरंदर की संधि की थी, जिसमें शिवाजी ने अपने 23 किले अकबर को दिए थे और शिवाजी के पास केवल 12 किले ही बचे थे। एक बात और कि अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन ये मान लो कि ये कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसा संकलन किया है कि ये मैंने क्वेश्चन बहुत सारी किताबों से ढूंढ के कैसे आप में एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं वो बनाए गए हैं। ये छांट के कॉपी पे नोट करके उसके बाद ये पीपीटी बनाई हुई है, इसलिए आप ध्यान से रिवाइज़ करें और पढ़ें, इसे नोट करते भी जाएं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे निश्चित तौर पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड कि हाल ही में आईआईटी रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो ये किसान मोबाइल ऐप है आईआईटी रुड़की द्वारा उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया। इसका आंसर उत्तराखंड है। आईआईटी रुड़की ने हाल ही में परम गंगा सुपर कंप्यूटर भी विकसित किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आईआईटी रुड़की द्वारा परम गंगा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ए ऑप्शन है आपका हैदराबाद, बी ऑप्शन है मदुरई, सी ऑप्शन है विजयनगर, डी ऑप्शन है मैसूर। इसका आंसर आपको करना है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तब तक टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं कि टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुई।
टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी। और टीपू एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करते जाइए, क्योंकि यहाँ से इन केस अगर क्वेश्चन सीधा ना फंसा तो व्याख्या से ज़रूर फंसेगा, क्योंकि व्याख्या ही इम्पोर्टेंट होती है हर किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी अगर व्याख्या आप अच्छे से करते हैं और उसे याद करते हैं, नोट करते हैं, तो निश्चित तौर पर व्याख्या से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी वो 1799 में हुई थी, चतुर्थांगल मैसूर युद्ध के दौरान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां कि मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। ए ऑप्शन है आपका 11 मई, बी ऑप्शन है 8 मई, सी ऑप्शन है 9 मई, डी ऑप्शन है 10 मई। आपको आंसर करना है इसका कि मेरठ छावनी में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत 1857 के विद्रोह की हुई 29 मार्च 1857 से। 29 मार्च 1857 से, जब मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट बाग व ह्यूसन को गोली मार दी। ये सारी लड़ाई क्यों थी? क्योंकि अंग्रेज़ों ने ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल को सेना में लाए थे, जिस पर गाय की चर्बी तथा सुअर के मांस से कारतूस को खोलना पड़ता था, वो भी मुंह से। तो गाय की चर्बी हिंदू धर्म में अपराध माना जाता है, गाय का मांस और सुअर की जो चर्बी है वो मुस्लिम धर्म में अपमान के तौर पर मानते हैं। इसीलिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और मंगल पांडे ने बाग तथा ह्यूसन को गोली मार दी, जिसके विरोध में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और यहीं से 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई। तो ये सैनिक विद्रोह जो मेरठ में शुरू हुआ था वो हुआ था 10 मई को। मेरठ में 10 मई को ये विद्रोह शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। इसमें दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके 1773, 1765, 1757, डी ऑप्शन है 1782। तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि ये जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की गई थी और जो स्थापना हुई थी वो 1774 में हुई थी। क्योंकि इसमें 1774 ऑप्शन नहीं है तो हमें इसका ऑप्शन सही करना पड़ेगा 1773। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर 1773 है। और इस हाई कोर्ट के जो प्रथम जज थे वो थे एलिजा इम्पे प्लस 3 और जज थे, 3 और थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है। तो भारत में यातायात की व्यवस्था का जो श्रेय है वो किसे जाता है। प्रथम ऑप्शन है आपका मुगल शासक, बी ऑप्शन है पुर्तगाली, सी ऑप्शन है अंग्रेज, डी ऑप्शन है फ्रांसीसी। तो यातायात की जो व्यवस्था की शुरुआत की थी भारत में वो सबसे पहले माना जाता है कि 1854 में डलहौजी ने मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए एक ट्रंक योजना बनाई थी। 1854 में डलहौजी ने ट्रंक योजना बनाई और 1853 में इससे पहले अंग्रेज़ों ने ही भारत में रेल व्यवस्था प्रारंभ की थी, जो कि प्रथम रेल मुंबई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर दूरी पर चलाई गई थी। ये भी आप याद करिए, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है कि मुंबई से थाड़े के बीच भारत की प्रथम रेल कब चली और कहाँ से कहाँ तक चली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंग्रेज, जो कि भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम शुरू करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। बंगाल के विभाजन के संबंध में ऑप्शन है आपके मिंटो, बी ऑप्शन है कर्जन, सी ऑप्शन है रीडिंग, डी ऑप्शन है चेम्सफोर्ड। बंगाल विभाजन की बात करें तो ये सन 1905 में हुआ था। सबसे पहले बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति से बंगाल का विभाजन किया था। फूट डालो राज करो की नीति से। और इसका क्लू दिया था कि भारत में बंगाल बहुत बड़ा राज्य था उस समय, तो प्रशासनिक सुधार के नाम पर जो भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना थी उसको तोड़ना चाहते थे अंग्रेज। मेन मकसद उनका यही था कि अंग्रेज़ों का भारतीयों में जो एकता है उस एकता को विखंडित करना। नाम दिया था उनने कि यहाँ हम बंगाल बहुत बड़ा है, प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही है, तो प्रशासनिक समस्या की वजह से बंगाल को दो भागों में विभाजित करते हैं, इससे हमें प्रशासन चलाने में आसानी होगी। तो बंगाल विभाजन किया था आपके कर्जन ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन या दांडी मार्च कब शुरू किया था। ए ऑप्शन है आपका 10 मार्च 1930, बी ऑप्शन है 12 मार्च 1930, सी ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो नमक सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, इसे दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। तो दांडी मार्च की सबसे पहले बात करते हैं कि दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से। जो गांधी जी का आश्रम था साबरमती आश्रम, जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 78 अनुयायी साथ में लेकर गांधी जी ने नमक आंदोलन तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की और दांडी पहुँचे। दांडी गुजरात के नवसारी ज़िले में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि दांडी गुजरात की किस ज़िले में है, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, नवसारी ज़िले में है। जो कि गांधी जी ने शुरू की थी, वो की थी 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1931 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें लिया है कि हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया।
करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है आपका केरल में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला है। और तब तक ग्राफीन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो ग्राफीन है ये कार्बन का अपर रूप है, अपर रूप है कार्बन का। और इसका यूज कहाँ होता है? ये है मोबाइल, है आपका मोबाइल, लैपटॉप व कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो टेम्पर होते हैं वो बनाने में इसका यूज करते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के टेम्पर बनाने में ग्राफीन का यूज करते हैं। और ये याद रखना कि ये कार्बन का अपर रूप है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ए ऑप्शन है आपका 4, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 6। बताएंगे आप सभी लोग कि केंद्रीय बजट 2022 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है या निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 4। भारत में 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर एशियाई है? तो एशिया में आपको ये पर्वत शिखर बताना है कि इनमें से कौन सा पर्वत शिखर एशिया में स्थित है। तब तक इसके बारे में जानकारी ली। जो किलिमंजारो पर्वत है ये तंजानिया देश में है। किलिमंजारो तंजानिया, और तंजानिया है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। अगला देखते हैं कि ये जो एल्ब्रुस पर्वत है, एल्ब्रुस पर्वत ये हमारा रूस में पड़ता है। एल्ब्रुस पर्वत रूस में पड़ता है। और ये जो मैकिनले पर्वत है ये पड़ता है आपका, मैकिनले पर्वत ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा कि जो एशियाई पर्वत शिखर है वो होगा हमारा माउंट एल्ब्रुस, जो कि रूस में पड़ता है। और रूस यूरोप और एशिया में, यूरोप प्लस एशिया दोनों महाद्वीपों में इसका विस्तार है रूस का, याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी क्या होगी? ए ऑप्शन है आपका 30, बी ऑप्शन है 45, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 20। इसका आंसर बताना है आपको कि 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी क्या होगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पूरे संसार में 24 टाइम जोन बनाए गए हैं। टाइम जोन, जिसमें 12 टाइम जोन सबसे ज़्यादा फ्रांस में है। फ्रांस सबसे ज़्यादा टाइम जोन वाला देश है, याद रखना। 11 टाइम जोन रूस में है, ये भी याद रखना। इसमें एक बात और कि जो भारत का मानक समय है वो कितना है? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 1 घंटे में कितना देशांतरीय दूरी होगी? तो ये होगी 15 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, याद रखिए। और ये सब भी याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने टाइम जोन में बांटा गया है कितने में नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको बताना है कि सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है। ए ऑप्शन है आपका यूरोप, बी ऑप्शन है एशिया,
सी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, डी ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप। आंसर कीजिएगा आप सभी लोग कि इसमें से सबसे नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है। इसमें मैं सबसे आपको बता दूं कि इसमें जो भी सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। उसके बाद आता है आपका उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका। उसके बाद आता है आपका यूरोप। यूरोप के बाद आता है ओशिनिया। ओशिनिया। और इसमें सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप में आपके ऑप्शन दिए गए हैं यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। क्योंकि इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप नहीं है तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप। अगर इसकी परसेंटेज की बात करें तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वो 84.4% नगरीकृत है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो ये 82.4% नगरीकृत है। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो ये 74.7% नगरीकृत है। अगर ओशिनिया की बात करें तो ये 68.2% नगरीकृत है। ओशिनिया के बाद नंबर आता है 5वें नंबर पर एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप का 5वें नंबर पर हमारा एशिया महाद्वीप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कि इनमें से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती है। आंसर करना है आपको। ए ऑप्शन है आपका भरतपुजिया नदी, बी ऑप्शन है पेन्नार नदी, सी ऑप्शन है बैगई नदी, डी ऑप्शन है साबरमती नदी, ई ऑप्शन, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है जो आपको बता रहा है कि बी व सी दोनों, बी मतलब पेन्नार, सी मतलब बैगई, ये दोनों अरब सागर में अपना जल नहीं गिराती। इसमें ऑप्शन लगाना है, क्लियर नहीं है कि क्या लगाना है, पहले आप लगाइए उसके बाद मैं बताता हूँ कौन सा है। तब तक मैं बता देता हूँ कि आप निश्चित तौर पे अगर आप परीक्षा में निश्चित ही सफलता पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा स्कोर करें यूपी पैट एग्ज़ाम में, तो हमारे एक भी मॉडल पेपर मिस ना करें। क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन का संकलन आपको कहीं पूरे यूट्यूब की बात कर रहे हैं हम कि आप कहीं भी ढूंढ लाएँ इतने कम समय में। जो भी आपके 50 क्वेश्चन डेली मॉडल पेपर में होते हैं कि जितना कम समय हम लेते हैं इतना कोई भी एग्ज़ाम वाला कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं लेता होगा। मैंने भी देखे हैं यूट्यूब चैनल, वो 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं, 20 क्वेश्चन लाएंगे और आपका 1 घंटा, कम से कम 1 घंटे में कराएंगे और बीच बीच में फालतू की बातें, कोई समय नहीं, समय की कोई कीमत नहीं, जिस पे आप बर्बाद करते हैं उसमें उल्टी सीधी बातें सुनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उससे ना तो कुछ आपको याद होता है ना तो आपके लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ आपका टाइम बर्बाद हो रहा है वहाँ पे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, जो आपको कम समय में ज़्यादा अच्छी तैयारी कराने के लिए बेहतर है। क्योंकि यहाँ 40 से 50 मिनट आपको मैं लूँगा और उसमें आपको पूरे 50 क्वेश्चन कराऊँगा, जो कि कोई भी इतने कम समय में 50 क्वेश्चन नहीं कराएगा आपको। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं अपने कि इनमें से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती। तो इसका आंसर आप लोग लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, बी तथा सी नदी, बी तथा सी दोनों, सॉरी, बी पेन्नार नदी, सी बैगई नदी, दोनों ही अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती हैं। ये पूर्वी तट पर गिरती हैं, पूर्वी तट पर अपना जल गिराती हैं। इसमें से जो बैगई नदी है ये पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य में अपना जल गिराती है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। और ये पेन्नार नदी है ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। बाकी ये जो साबरमती और भरतपुजिया नदी हैं ये पश्चिमी तट पर अपना जल गिराती हैं अरब सागर में, पश्चिमी तट पर।
याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब ये सरल नहीं पूछे जाएंगे कि गंगा अपना जल कहाँ गिराती है, या गंगा की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन अब आना बंद हो गए हैं, इसलिए आप ऐसे ही पूछें, ऐसे ही क्वेश्चन याद करें, क्योंकि ये इन नदियों के बहुत से लोगों ने तो, जो नए हैं अभी, उन्होंने तो इनके नाम भी नहीं सुने होंगे, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि बालाघाट, मलाजखंड व झुंझुनू सिंगना क्षेत्र किस खनिज के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। आंसर कीजिएगा। ए ऑप्शन है आपका लोहे के, बी ऑप्शन है चांदी के, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम के, डी ऑप्शन है तांबा के। आंसर कीजिएगा कि इनमें से बालाघाट, मलाजखंड व झुंझुनू सिंगना क्षेत्र किस खनिज के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। आंसर कीजिएगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो इसका आंसर कीजिएगा आप सभी लोग कि बालाघाट, मलाजखंड व झुंझुनू सिंगना क्षेत्र किस खनिज के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। तो ये हो जाएंगे आपके तांबा के। ये बालाघाट जो आपका है और मलाजखंड, ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, और ये झुंझुनू सिंगना क्षेत्र है, यहाँ पर है खेतड़ी की खान, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ती है। ये तीनों ही तांबा के प्रमुख क्षेत्र हैं। तांबा उत्पादन की अगर बात करें तो तांबा उत्पादन की तो मध्य प्रदेश उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है राजस्थान का, उसके बाद नंबर आता है आपका झारखंड का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक मिनट। इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से लिया गया है, जो कि एक नीति आयोग ने दिसंबर 2021 में राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण को जारी किया, जिसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसका है। आपको बताना है। ऑप्शन है आपके गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसमें चारों में से आपको ऑप्शन बताना है। तो इसमें राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर जो है वो बताना है। अगर मैं इसमें बड़े राज्यों का पूछा गया, अगर छोटे राज्यों की बात करें हम, तो छोटे राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है मिजोरम को, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली प्रथम स्थान पर है। केंद्र शासित में दिल्ली प्रथम स्थान पर। ये भी याद रखना आप कि अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन में बड़े राज्यों में पूछा गया है, इन केस आपको छोटे राज्यों में भी पूछ सकता है, तो आपको मिजोरम याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछे तो दिल्ली याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में जो प्रथम स्थान पर है बड़े राज्यों में, वो है उत्तर प्रदेश आपका, जिसके मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, जो कि दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी याद रखना आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में आया वर्ष 2022 का पहला चक्रवाती तूफान असानी का नामकरण किस देश ने किया। ए ऑप्शन है आपका श्रीलंका, बी ऑप्शन है ओमान, सी ऑप्शन है मालदीव, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। इसका आंसर आप सभी को करना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन श्रीलंका। असानी का नामकरण श्रीलंका ने किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया। ए ऑप्शन है आपका आरबीआई, बी ऑप्शन है बीओआई, सी ऑप्शन है एसबीआई, डी ऑप्शन है आईओबी। इसका आंसर कीजिएगा। उसके बारे में बता दूं कि जो राष्ट्रीयकरण है इसका वो हुआ था 1 जुलाई 1955 को।
1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम हो गया था SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक सेकेंड, सॉरी। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था और इसके राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसका नाम हो गया था SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। आर्थिक नीति के बारे में आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका 1991, बी ऑप्शन है 1989, सी ऑप्शन है 1992, डी ऑप्शन है 1999। आंसर करना है आप सभी को कि भारत की नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। इसके बारे में बताता हूँ। तो ये जो नई आर्थिक नीति आपकी अपनाई गई थी, इस समय भारत के PM जो थे वो थे PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव। जो ये भारत की नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी तो ये 1991 में अपनाई गई थी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पिछले भी पैट में PV नरसिम्हा राव से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सभी लोगों को। ए ऑप्शन है आपका 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। इसके बारे में आपको बताना है कि GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया है। इसके बारे में आपको बता दूं कि GST जो है, GST आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और इसको 3 घटकों में विभाजित किया गया है। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। 3 घटक इसके हैं CGST, SGST और तीसरा है IGST। याद रखना, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 26 के ऑप्शन है। ए ऑप्शन है आपका 1962, बी ऑप्शन है 1966, सी ऑप्शन है 1964, डी ऑप्शन है 1965। आंसर कीजिएगा आप सभी लोग। तब तक मैं बताता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट GK का सेशन है, कोई भी मिस मत करना और निश्चित तौर पर ही इसको अपनी कॉपी पर नोट भी करते जाएं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कहीं भी किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छे चुनिंदा क्वेश्चन है जिनका संकलन किया गया है, बहुत ही अच्छी अच्छी किताबों से छांट कर ये बनाए गए हैं। इसलिए निश्चित तौर पर जो भी व्याख्या है उसको भी नोट करते जाएं इन क्वेश्चंस के साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी सारी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। याद रखिएगा, इसकी पूरी डेट है 14 जनवरी 1965। पूरी डेट भी याद रखिए, पहले पूरी डेट तो खैर नहीं पूछी जाती। जो ये खाद्य निगम है इसका मुख्यालय चेन्नई में है। चेन्नई में, ये भी याद रखना, इसका मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। ए ऑप्शन है आपका गेहूँ, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है दाल, डी ऑप्शन है तिलहन। हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो महसूस किया गया था गेहूँ और चावल की फसलों पर। गेहूँ और चावल दोनों पर। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले जिसमें गेहूँ और चावल दोनों दिए हों तो आपको आंसर लगाना है गेहूँ, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा गेहूँ पर दिखाई दिया था, उसके बाद चावल पर। अगर पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन मैंने ये आंसर बनाया है क्योंकि आप फंसे ना आगे क्वेश्चन में। आपको जहाँ भी आंसर मिलेगा वहाँ पे गेहूँ चावल दोनों होंगे, तो सी ऑप्शन आपका होगा ए और बी दोनों। अगर फिर भी बाई चांस
अगर ऐसा ना दे, अगर गेहूं और चावल दोनों ऑप्शन में दे और सी ऑप्शन में ए भी ना दे, तो आपको गेहूं ही टिक करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव गेहूं पर ही देखा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया। इसका आंसर करते हैं। ए ऑप्शन है आपका मुंबई, बी ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, सी ऑप्शन है कावारत्ती, डी ऑप्शन है आपका कोच्चि। तो भारत का जो पहला पक्षी पार्क है वो मुंबई में खोला गया है। याद रखना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत का पहला पक्षी पार्क है, तो आपसे क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। फिर से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि इसके आने की चांस ज़्यादा हैं। ये मान लो कि 99% ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। क्वेश्चन है कि किस देश में कॉइनस्विच ने देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है इक्वाडोर, डी ऑप्शन है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर आपका ऐसा देश है जो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे चुका है, जो कि आभासी मुद्रा है आपका। आभासी बोले तो डिजिटल मुद्रा, जो कि कैश इन हैंड में नहीं ली जा सकती। डिजिटल है, कैश नहीं ली जा सकती है। और ये जो किस देश में कॉइनस्विच ने अपने देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स जो खोला है, वो कॉइनस्विच ने खोला है भारत में। भारत में ऐसा पहला इस तरीके का पूरे विश्व में कहीं भी अगर आप देखेंगे तो भारत में खोला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। याद रखिए, ये भी याद रखिए, अल सल्वाडोर कानूनी मुद्रा बिटकॉइन को मान लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वर्तमान में भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है। इसका आपको आंसर करना है। ए ऑप्शन है आपका प्रमोद अग्रवाल, बी ऑप्शन है अजय सिंह, सी ऑप्शन है प्रफुल्ल पटेल, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका आंसर कीजिएगा। तब तक मैं बता दूं कि जो प्रमोद अग्रवाल हैं, ये भारतीय कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। भारतीय कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। और अजय सिंह की बात करें तो अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। अब बचा ऑप्शन आपका प्रफुल्ल पटेल, तो भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हो जाएंगे प्रफुल्ल पटेल। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इन्हें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। योजनाओं से निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी एक योजनाओं से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि राजस्थान की योजना पूछी गई थी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और इसमें उसी तरह की एक योजना है कि विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे नोट करके चलना। ए ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो इसका क्या आंसर होगा, जवाब देना है आप लोगों को। तो इसका आंसर होगा असम। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना असम राज्य सरकार ने शुरू की है, याद रखना। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि आपका समय इतना इम्पोर्टेंट है। आप ये मान लो कि एग्ज़ाम के 20 दिन ही बचे हैं और इसी में आपको सारी की सारी पढ़ाई करनी है, और आपको पूरे जीके में 40 से 45 नंबर लाने हैं 50 नंबर में। इसलिए आप समय बर्बाद करना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम होगा। क्वेश्चन देखते हैं आप अपना अगला क्वेश्चन 32 नंबर कि संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ए ऑप्शन है आपका 243 का, बी ऑप्शन है 189, सी ऑप्शन है 213, डी ऑप्शन है 300 का। तो जो संपत्ति का अधिकार होता था, पहले हमारा मौलिक अधिकार होता था,
जो कि अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अब सरकार ने इसे हटा दिया है और कहाँ रख दिया है वो आपको बताना है। पहले ये आर्टिकल 31 में हुआ करता था जो कि संपत्ति का अधिकार था। अब सरकार ने इसे आर्टिकल 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, नोट करके चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। अधिकतम ताकत से यहाँ से मतलब है कि लोकसभा में अधिकतम सीटें जो हैं वो कितनी हो सकती हैं या होंगी, बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका 543, बी ऑप्शन 552, सी ऑप्शन 550, डी ऑप्शन है 556। बताएं आप सभी लोग कि इसमें कितनी सीटें अधिकतम हो सकती हैं। जो कि पहले की बात करें अगर, तो इसमें पहले होती थी 552। अभी एक संविधान संशोधन के तहत सरकार ने इन सीटों की संख्या घटाकर 550 कर दी है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें से 2 सीटें जो हटाई हैं वो एंग्लो इंडियन की हटाई हैं, आंग्ल भारतीय, जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते थे। इनका निर्वाचन नहीं होता था, इन्हें राष्ट्रपति खुद ही मनोनीत करता था। तो ये अब सरकार ने हटा दिए हैं। अब जो सीटें बची हैं लोकसभा की वो 550 बची हैं। और वर्तमान में अगर सीटें पूछे कि वर्तमान में कितनी हैं, तो वर्तमान में 543 ही निर्वाचित सीटें हैं। ये लिखिए वर्तमान में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है। तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा पूछा गया है आपको। ए ऑप्शन है आपका 7वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 5वीं, सी ऑप्शन है 6वीं, डी ऑप्शन है 4थी अनुसूची। इसके बारे में आपको बताना है कि केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है। तो ये दिया गया है आपका 7वीं अनुसूची में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, सी है एक समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो तीनों में अलग अलग विषय दिए गए हैं। संघ सूची में इस समय 100 सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में 61 हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये भी आपको याद रखना कि संघ राज्य समवर्ती सूची में कौन कौन से कितने कितने विषय हैं। ऐसे ही आपको सीरियल से याद रख लेना है कि संघ राज्य समवर्ती, इधर से याद रखना है 100, 61, 52, संघ राज्य समवर्ती 100, 61, 52। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा निश्चित तौर पर ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कि वर्ष 2023 में भारत में होने वाली G20 की बैठक कहाँ पर आयोजित होगी। ए ऑप्शन है आपका मुंबई, बी दिल्ली, सी जम्मू कश्मीर, डी लद्दाख। बताना है आप सभी को कि G20 की भारत में जो बैठक होगी अगली वो कहाँ होगी। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो G20 की बैठक है ये 2023 की है। अगर 2022 की बात करें तो ये इंडोनेशिया में आयोजित हुई थी। इंडोनेशिया में 2022 में आयोजित हुई थी। 2023 में जो आयोजित होगी वो भारत में होगी और इसके लिए जो शहर चुना गया है वो चुना गया है जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में ये आयोजित होगी G20 की बैठक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैठकों से निश्चित तौर पर G20 है, G7 की बैठक है, बिम्स्टेक का सम्मेलन कहाँ हुआ, ये सभी आपको याद रखने हैं, देख लेना एक बार।
करंट अफेयर की किताब में। वैसे तो मैं यहाँ पे सभी आपको कराऊंगा ही, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ने की, ना किसी किताब को ख़रीदने की। जितनी भी तैयारी आपकी जीएस की है वो जिम्मेदारी आप मुझ पे सौंप दीजिए। और निश्चित तौर पर देखो, एक बात तो है कि आपको निश्चित तौर पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप किसी पे भी करें, ये नहीं है कि आप हम पे ही करें, लेकिन आपको अगर हमारा चैनल बेनिफिशियल लगता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आने लायक हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आप पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया था, तो अब बाद में फिर रोने के लिए बैठ गए। अब कर भी क्या सकते हो, क्योंकि समय तो तुमने गंवा दिया। अब जो भी 20 दिन बचे हैं इनमें अपने समय का सदुपयोग करें निश्चित तौर पर, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। आपको निश्चित तौर पर भरोसे के लायक हूँ मैं, भरोसा कर सकते हैं आप। फिर आपकी मर्जी है आप किस पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे एग्ज़ाम में। और जो आपका चुनिंदा संकलन करके मैं लाया हूँ, इससे निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक अपसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन अवतल, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है गोलीय दर्पण। उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो ये साइड मिरर के रूप में गाड़ियों में पीछे की वस्तुएं देखने के लिए साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल गाड़ियों की हेडलाइट में होता है। हेडलाइट में जो भी दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। इसमें अपसारी दर्पण पूछा गया है, इसका आंसर अब सभी को करना है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या गोलीय दर्पण, इसमें क्या होगा? तो अपसारी दर्पण हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, ये याद रखना। और ये भी याद रखना कि साइड मिरर में किसका यूज होते हैं और हेडलाइट में किसका यूज होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो संघ राज्य संबंध से संबंधित जो भी समितियां या आयोग बनाए गए थे उनमें से इनमें आपको चुनना है कि इनमें से कौन उससे संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है आपका सरकारिया आयोग, बी ऑप्शन है राजमन्नार समिति, सी ऑप्शन है इंद्रजीत गुप्ता समिति, डी ऑप्शन है आपका पंछी आयोग। इन चार ऑप्शन में से आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा सही है। मैं बता दूं आपको कि इनमें से इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं है। जो भी सरकारिया आयोग है, राजमन्नार समिति है या फिर पंछी आयोग है, ये तीनों केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं, जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति इससे संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कि जून 2022 में एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बने हैं। अभी का करंट है जून 2022 का, निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो आपको कम से कम 6 महीने का करंट तो देख के चलना पड़ेगा। यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई ये कहे कि 6 महीने से बाहर का भी करंट आता है तो वहाँ से एक या दो क्वेश्चन, रेयरली, पहली तो एक बात, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो तो बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं। तो इन एक दो के चक्कर में आप अगर पूरा साल भर का करंट पढ़ते हैं तो ये मान लो कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ज़्यादातर करंट जो पूछी जाती है वो पिछले 6 महीनों की ही पूछी जाती है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका पहला ऑप्शन है रोनाल्डो सिंह, दूसरा है सुनील गुप्ता, तीसरा है बी सुब्रमण्यम, चौथा है आकाशदीप। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी लोगों को बताना है कि जो जून 2022 में एशियन चैम्पियनशिप हुई थी उसमें सिल्वर मेडल जीता है जो भारत के पहले साइकिलिस्ट बने हैं, क्योंकि अभी तक भारत में साइकिलिस्ट में कोई भी मेडल नहीं आया था। इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और स्पोर्ट के करंट भी पूछे जाते हैं निश्चित तौर पर। इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्डो सिंह। ये जो हैं भारत के पहले साइकिलिस्ट बने हैं, इन्होंने भारत का झंडा फहराया वहाँ पे सिल्वर मेडल जीत के, निश्चित तौर पर सम्मान के लायक हैं ये, और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रत्येक साल पंचायती राज दिवस
किस दिन मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस आपको बताना है 18 अप्रैल, 24 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर 24 मार्च। किस दिन आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 24 अप्रैल को। प्रत्येक 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? ए ऑप्शन है आपका गैस में, बी ऑप्शन है द्रव में, सी ऑप्शन है ठोस में, डी ऑप्शन है निर्वात में। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। तो इसका सही आंसर होगा निर्वात में। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। और ध्वनि की चाल अगर सर्वाधिक पूछें तो ठोस में हो जाएगी। ठोस में सर्वाधिक चाल होती है ध्वनि की, और निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत प्रतिरोध को मापने की किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन है आपका एमीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, डी ऑप्शन है ओम मीटर। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए उपकरण को बताना है आपको। क्या होगा इसमें? इसके बारे में बताता हूँ कि जो एमीटर है ये धारा की माप करता है, धारा का मान ज्ञात करने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। विभवांतर, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोधक को मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारी मशीनों में किसे लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं? लुब्रिकेंट का मतलब है स्नेहक, स्नेहक या मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन है आपका सल्फर, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है फास्फोरस, डी ऑप्शन है पोटेशियम। किसका उपयोग करते हैं आप बताइएगा। तो इसका प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट का। भारी मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। ग्रेफाइट के और यूज हैं। ग्रेफाइट का यूज पेंसिल की लेड बनाने में भी किया जाता है। पेंसिल की लेड बनाने में भी किया जाता है। पेंसिल की लेड बनाने में भी किया जाता है। और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप है। ये सभी याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन जितने भी व्याख्या कर रहा हूँ, व्याख्या से निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना, ऐसे नोट करते जाना, क्योंकि फिर आपको समय नहीं मिलेगा। क्योंकि 20 दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हैं। आज का दिन तो ये मान लो कि ख़त्म ही हो गया। अभी तो आप सो जाएंगे वीडियो देखकर। फिर क्या करेंगे? सुबह फिर उठेंगे, कल से एक नया दिन फिर से शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही दिन बीतते चले जाएंगे। 14 तारीख आ जाएगी, फिर 15 तारीख आ जाएगी और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। रिवीजन करने का आपको समय नहीं मिलेगा। अभी से ऐसे इस एक्टिव मोड में पढ़ाई कीजिए, जिससे आपको कोई तकलीफ़ ना हो आगे एग्ज़ाम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कि विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है या ट्यूमर का अध्ययन करती है।
ट्यूमर को कैंसर भी कहते हैं। तो इसमें निश्चित तौर पर आपको घुमाया गया है क्वेश्चन में। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विज्ञान की वह शाखा जो कैंसर के बारे में बताती है, तो भी इसके आंसर यही होंगे। ए ऑप्शन है आपका ऑन्कोलॉजी, बी ऑप्शन है एनाटॉमी, सी ऑप्शन है यूरोलॉजी, डी ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो ये हड्डियों का अध्ययन करता है, हड्डियों का अध्ययन करता है। यूरोलॉजी की बात करें तो ये यूरिन का अध्ययन करता है, यूरिन के बारे में अध्ययन करता है। इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा आपका ऑन्कोलॉजी, जो कि कैंसर के बारे में या ट्यूमर के बारे में जानकारी देता है। एनाटॉमी की अगर बात करें तो ये मानव शरीर संरचना का अध्ययन करता है, संरचना, मानव शरीर की संरचना, यहाँ लिखते हैं मानव शरीर संरचना के लिए एनाटॉमी का इस्तेमाल करते हैं, या इसकी शाखा को एनाटॉमी कहते हैं, मानव शरीर की संरचना का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, 44 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं, और जो कि लास्ट क्वेश्चन 50 हैं। 50 क्वेश्चन प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपके होंगे, जो कि 20 दिन अगर प्रैक्टिस सेट आप करेंगे तो 50 क्वेश्चन डेली के हिसाब से आपके 1000 क्वेश्चन बचे हैं। 1000 क्वेश्चन बनने से मतलब ये है कि 1000 क्वेश्चन से बाहर आपके कहीं पे नहीं जाएंगे। चाहे आप जीके ले लो, जीएस ले लो, हिस्ट्री, पॉलिटी में कोई भी सब्जेक्ट ले लो, करंट अफेयर से लेकर करंट अफेयर भी कहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने इतने क्वेश्चन डाल दिए हैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में, जिससे आपकी पर्याप्त मात्रा में करंट अफेयर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, जो कि है भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत से एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है वसा, डी ऑप्शन है विटामिन। विटामिन की अगर बात करें तो इससे हमें कोई भी कैलोरी मान प्राप्त नहीं होता, इसमें होती है ज़ीरो कैलोरी। ये सिर्फ विटामिन हमारे शरीर में कटे फटे, जैसे कहीं पे चोट लगी, कटे फटे से सुरक्षा प्रदान करती हैं, सुरक्षा देती हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। और वसा की बात करें तो वसा में 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा वसा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक मान है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 9.2 होता है, कार्बोहाइड्रेट में 4.2 होता है और प्रोटीन में 4.1 कैलोरी मान होता है। याद रखिए इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि परिचकली लोक नृत्य किस राज्य या संघ से संबंधित है, या किस राज्य या संघ में मनाया जाता है। परिचकली लोक नृत्य बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका केरल, बी है तमिलनाडु, सी है लक्षद्वीप, डी है कर्नाटक। इसका आंसर देना है आपको। तो परिचकली लोक नृत्य जो है वो लक्षद्वीप में मनाया जाता है, याद रखना है इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कोरिया की है। तो इसमें कोरिया की मुद्रा बतानी है आपको। ए ऑप्शन है आपका येन, बी ऑप्शन है वॉन, सी ऑप्शन है युआन, डी ऑप्शन है रियाल। कोरिया की मुद्रा बतानी है आपको। मैं बताता हूँ आपको कि कोरिया की मुद्रा जो है वॉन है। ये कोरिया चाहे दक्षिण कोरिया मान लो प्लस उत्तर कोरिया, दोनों की मुद्रा ये वॉन ही है, याद रखना। राजधानी और मुद्रा से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि इसीलिए मैं हर प्रैक्टिस सेट में 1 या 2 क्वेश्चन राजधानी और मुद्रा से निश्चित तौर पर इंक्लूड किए हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण की बात करें अगर
2022 में कितने लोगों को दिया गया? ए ऑप्शन है आपका 4, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 17, डी ऑप्शन है 27। पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सभी पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा ही वितरित किए जाते हैं। 2022 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वो टोटल 127 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें 4 पद्म विभूषण हैं, 4 विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं, पद्म भूषण हैं, 102 पद्मश्री हैं, पद्म श्री हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 17, क्योंकि पद्म भूषण की बात की है तो 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी इक्वाडोर देश की है? जैसा कि मैंने बताया था कि राजधानी और मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसके ये मान लो कि ये क्वेश्चन डिज़ाइन करने में आपको यकीन नहीं होगा। ये जो ऑप्शन होते हैं तुम्हारे, जैसे ए ऑप्शन है ब्रिज टाउन, बी ऑप्शन है प्रिस्टीना, सी ऑप्शन है कंपाला, डी ऑप्शन है क्विटो। इसमें इक्वाडोर देश की तो राजधानी एक ही होगी, लेकिन ये जो 3 ऑप्शन हैं इन तीनों को भी जो व्याख्या करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। इन केस अगर इक्वाडोर का नहीं आया तो ये कंपाला से पूछ लिया गया तो फिर क्या करेंगे, इसीलिए इसको भी याद रखना है कि कंपाला जो राजधानी है ये युगांडा की राजधानी है, युगांडा की, इसे भी याद रखना। अगर प्रिस्टीना की बात करें, ये प्रिस्टीना तो ये है कोसोवो देश की राजधानी, कोसोवो देश की। ब्रिज टाउन की बात करें, ब्रिज टाउन तो ये बारबाडोस की राजधानी है, बारबाडोस की राजधानी है। इक्वाडोर की बात करें तो इसकी राजधानी है क्विटो, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। निश्चित तौर पर ये चारों ऑप्शन याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रिज टाउन बारबाडोस की है, प्रिस्टीना राजधानी जो है वो कोसोवो देश की है, कंपाला राजधानी की बात करें तो ये युगांडा देश की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पर। ये हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य में समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ए ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो समुद्री शैवाल पार्क है ये अभी अभी हाल ही में घोषणा हुई है, 1-2 महीने पहले। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है इस प्रैक्टिस सेट में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य में, क्योंकि तमिलनाडु समुद्र के तट पर स्थित है, नीचे सबसे दक्षिण में, तो यहीं पे समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। चलते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन पर, जो कि 50 नंबर का है। ये इसमें पूछा गया है कि विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 3 फरवरी, बी ऑप्शन है 4 फरवरी, सी ऑप्शन है 1 फरवरी, डी ऑप्शन है 6 फरवरी। आंसर करना है आपको कि विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में इसकी थीम जो थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थीम थी इसकी क्लोज द केयर गैप। ये थीम आपको याद रखनी है, इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस की थीम ये थी, और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो यहीं पे हमारे जीएस के 50 क्वेश्चन पूरे हुए। आप सभी का धन्यवाद अंत तक जुड़ने के लिए, और ऐसे ही आप रिवाइज करते रहिए। ऐसे ही हम आपको रोज़ 50 क्वेश्चन जीएस के कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। और हमारे चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, जो कि माई अप गुरु चैनल है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे भी आपकी जो भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी उससे आपको पता चलेगा। इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको और एक बात और, कि इसकी जो भी आप पीडीएफ चाहते हैं, जो भी ये प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है
वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ से PDF निश्चित तौर पर डाउनलोड करें और इसको एक बार फिर से रिवाइज़ करें, क्योंकि आपको ये जो PDF है, जैसी व्याख्या की है मैंने, इस तरीके से ही PDF आपको पूरी मिलेगी। और वहाँ से दोबारा एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे आप, तो ये मान लो कि जितने भी 50 क्वेश्चन हैं आपके बिल्कुल ऐसे याद हो जाएंगे कि आप जैसे ही एग्ज़ाम में पहुँचेंगे, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो निश्चित तौर पर यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। नहीं तो जब भी आप पेपर दे के आए, पेपर हमसे मिलवा लेना आके, जहाँ पर भी हो फ़ोन करके देख लेना। और जो भी टेलीग्राम है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे भी मैं पेपर डालूंगा निश्चित तौर पर, और आपको स्क्रीनशॉट भी इसके दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, व्याख्या से कौन पूछा गया है, या फिर प्रैक्टिस सेट से डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सा आया है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार, धन्यवाद।